हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से जुड़ गया हूं आपके एक शानदार सेशन के साथ। और आज मैं आपको जो है कृषि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं, क्योंकि आपने प्रीवियस अपने एग्जाम में देखा होगा कि आपके बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी 71st का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई हो या फिर बीपीएससी 71st का एग्जाम हो भाई, उसमें इस कृषि से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। और कितना क्वेश्चन, तो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा आपके बीपीएससी टीआरई में या फिर बीपीएससी 71st में। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा भी है कि कृषि और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है, स्थानांतरित कृषि, उससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है भाई आपके एग्जाम में। तो ये आपका जो मैं पोर्शन आज कराने वाला हूँ कृषि वाला, तो ये पोर्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको छोड़ते हो आप लोग तो आपका 1 से 2 मार्क्स डिडक्ट होने का चांस बन जाता है। तो आज मैं इसे कराने वाला हूँ, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, फुल देखिएगा। और देखिए, मैं कुछ भी कहता हूँ तो ऑथेंटिक कहता हूँ, बस ऐसे नहीं कह देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं करा दूंगा ना, तो उसके बाद फिर आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके अप्रोक्स सारे क्वेश्चन यहाँ से डील हो जाएंगे जो मैं अभी पढ़ा दूंगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप लोग जाकर के मॉक टेस्ट लगा लो भाई, टेस्ट सीरीज लगा लो, या फिर किसी भी टीचर का जिसपे आपको बिलीव हो उसका जाकर के आप लोग देख लो कि वो जो पढ़ा रहे हैं और मैंने जो यहाँ से कराया है तो आंसर आपका बन रहा है या नहीं। और मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि यहाँ से कर लेने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपने फटाफट स्थानांतरित कृषि को, कृषि एग्रीकल्चर को, सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर पूछा गया है उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि कौन सी है। तो स्थानांतरित कृषि को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और इसे ही कृतन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, कृतन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पूछा है कि उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि कौन सी है। दहिया। तो दहिया भाई ये तो मध्य प्रदेश का है। एमपी का स्थानांतरित कृषि को दहिया कहा जाता है। देखिए, अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग देश में जो है, जो आपकी एग्रीकल्चर करने का जो पद्धति है भाई, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि दहिया कहाँ पर कहा जाता है, तो दहिया जो है स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो दहिया कहाँ के कृषि का नाम है, तो दहिया जो है मध्य प्रदेश में दहिया नाम से जाना जाता है इस कृषि को। ठीक है। पामा डाबी अगर पूछ ले कि पामा डाबी कहाँ पर जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि का नाम है पामा डाबी। ठीक है, पामा डाबी। पामा डाबी कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो पामा डाबी जो है उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है। देखो, पामा डाबी ऐसे लिख देना भाई, पामा डाबी। तो पामा डाबी कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि पामा डाबी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, पामा डाबी। अगर रे पूछे कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो रे याद रख लीजिएगा वियतनाम का स्थानांतरित कृषि रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम के स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। और पोंडू अगर पूछे तो पोंडू जो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का स्थानांतरित कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के स्थानांतरित कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिए आप लोग। इनमें से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है, तो भाई यहाँ पर बीपीएससी में आपको एक चीज ये याद रख लेना है कि नहीं अगर पूछे कि नहीं, तो नहीं पे जरूर आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ नहीं ध्यान दोगे तो आंसर आप गलत टिक करके आओगे। तो पूछा है इनमें से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं है। टांगिया, टमटाई, वेबर या पोंडू। तो भाई देखो, टांगिया जो है ये तो स्थानांतरित कृषि, और कहाँ का, तो टांगिया जो है आपकी म्यांमार के स्थानांतरित कृषि का नाम है टांगिया। म्यांमार, म्यांमार में एक स्थानांतरित कृषि जिसका नाम है टांगिया। तो म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से, तो टांगिया नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। टांगिया कहाँ पर, तो म्यांमार में। और ये सभी अपने कॉपी में लिख लीजिए, कंफर्म है कि इससे प्रश्न आएगा। और ये टीआरई के लिए मैं फिक्स बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बता दे रहा हूँ आएगा। ठीक है। और ये देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके टीआरई के एग्जाम में, ऐसा पूछा भी गया था कि कौन सा जो है स्थानांतरित कृषि नहीं है। ये पूछ रखा है इन्होंने, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला भाई। ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है स्थानांतरित कृषि से, इसीलिए अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इसे आप लोग नॉर्मल में मत लीजिए कि यार नहीं लिखेंगे बस देख लेंगे तो याद हो जाएगा, तो याद नहीं होना है। ठीक है, लिखिए, बार बार लिखिए और बार बार इसे रटिए, तब याद होगा। तो टांगिया कहाँ की कृषि का नाम है, तो म्यांमार की कृषि का नाम है टांगिया। अगर पूछ ले टमटाई, तो टमटाई भाई ये भी एक स्थानांतरित कृषि है। और टमटाई कहाँ का है, तो टमटाई याद रख लीजिएगा थाईलैंड का है टमटाई। थाईलैंड की कृषि का नाम है टमटाई। टमटाई कहाँ पर कहते हैं, तो थाईलैंड में। वेवर अगर पूछ ले कि वेवर, तो वेवर या दहिया, तो वेवर या दहिया ये है मध्य प्रदेश में कहा जाता है, वेवर या दहिया। पोंडू अगर पूछ ले, पोंडू या पेंडा, तो आंध्र प्रदेश। पोंडू दे दे या पेंडा दे दे तो आंध्र प्रदेश। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, वेवर या दहिया मध्य प्रदेश। इस तरह से याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है। अगर पूछ ले वलरे कहाँ पर कहा जाता है, वलरे, वलरे कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है, तो याद रख लेना दक्षिण पूर्व राजस्थान में वलरे के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में वलरे के नाम से
दक्षिण पूर्व राजस्थान में वोल्लरी के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, याद रख लेना है आपको, ठीक है। चेना कहाँ की कृषि का नाम है? तो चेना कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है भाई, आप लोग बता दो। मध्य अफ्रीका, तो मध्य अफ्रीका का नाम है चेना? तो नहीं भाई, मध्य अफ्रीका के स्थानांतरित कृषि का नाम है माशोलो, माशोले, माशोले मध्य अफ्रीका। अच्छा, यहाँ मैंने आंसर बताया था आपको। अच्छा, तो देखो यहाँ पर इनमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं पूछा है। तो देखो यहाँ पर तो टांगिया भी है, टमटाई भी है, वेवर भी है, पोंडू है। एक ऑप्शन यहाँ रहना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो सभी के सभी आपके स्थानांतरित कृषि के उदाहरण है। एक ऑप्शन यहाँ इनमें से कोई नहीं रहना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी के सभी स्थानांतरित कृषि के उदाहरण है ना भाई, और यहाँ पर नहीं पूछ रखा था, तो यहाँ तो सारा है, इसीलिए एक ऑप्शन रहना चाहिए था वो वाला। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चेना कहाँ की कृषि का नाम है? मध्य अफ्रीका। तो मध्य अफ्रीका में तो माशोलो, माशोले कहाँ का? तो मध्य अफ्रीका का। उड़ीसा का तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा अभी तक। उड़ीसा का है पामा डावी। उड़ीसा का क्या है? तो पामा डावी। उड़ीसा का पामा डावी के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा का पामा डावी या फिर कोमान भी इसे कहा जाता है, कोमान। उड़ीसा का पामा डावी या कोमान। वियतनाम का भाई, तो वियतनाम का रे है। चेना कहाँ का है? तो बांग्लादेश का, याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश का स्थानांतरित कृषि चेना, ठीक है। तो चेना कहाँ की कृषि है? तो बांग्लादेश की, याद रख लेना है। पामलू स्थानांतरित कृषि कहाँ की है? तो भाई पामलू पूछ रखा है आपसे। पामलू कहाँ का है? झारखंड, केरल, मणिपुर या उत्तर पूर्वी राज्य। तो याद रख लीजिएगा, जो ये पामलू है भाई, ये झारखंड का नहीं है। झारखंड का क्या है? तो झारखंड का कुरुल। झारखंड के स्थानांतरित कृषि का नाम है कुरुल, और सभी के सभी स्थानांतरित कृषि को अपने कॉपी में लिख लीजिए। झारखंड का कुरुल। केरल का कुमारी है, केरल का स्थानांतरित कृषि का नाम कुमारी। पामलू कहाँ का है भाई? तो पामलू जो है मणिपुर का है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाता है? तो झूम की खेती, झूम। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाता है? झूम। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हो गए? तो असम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से? तो असम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। और यहाँ की कृषि को झूम कहा जाता है, ठीक है। लडांग स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? तो देखो लडांग, तो लडांग अगर पूछ ले कि लडांग स्थानांतरित कृषि कहाँ की है भाई, तो लडांग जो है कहाँ का है, बता दो आप लोग। वेनेजुएला का, या मलेशिया का, या मैक्सिको का, या ब्राजील का। तो लडांग जो है भाई वेनेजुएला का है? नहीं, वेनेजुएला का तो है कोन्को। कोन्को स्थानांतरित कृषि है वेनेजुएला का, कोन्को, ठीक है। मलेशिया का क्या है? तो मलेशिया का याद रख लीजिएगा, लडांग है मलेशिया का। मैक्सिको का पूछ ले, याद रख लीजिएगा मिल्पा, मिल्पा है मैक्सिको का, याद रख लेना है आपको। ब्राजील का याद रख लीजिएगा रोका, ब्राजील का रोका। ब्राजील के स्थानांतरित कृषि का नाम है रोका, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दीपा कहाँ का है, दीपा स्थानांतरित कृषि कहाँ का है, तो याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला को के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा। या फिर अंडमान का भी दे दे तो दीपा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान का याद रख लीजिएगा दीपा से, ओके। आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो रखा होगा। तो देखो भाई, स्थानांतरित कृषि जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे, मैंने बस देखो 8 मिनट के अंदर में जो है ना आपको अप्रोक्स 18 से 20 जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम लिखा दिए हैं। तो 18 से 20 मिनट में जो है 18 से 20 शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्थानांतरित कृषि के नाम लिखा दिए हैं 8 मिनट के अंदर में। तो सभी के सभी को याद कर लीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन्हीं 18-19 में से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कंफर्म है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो उत्पादन पूछ लिया है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी या कोई नहीं। उत्पादन अगर पूछ ले तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है तो महाराष्ट्र करता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और सेकेंड नंबर पर याद रख लेना है कि एमपी में आता है आपका सोयाबीन, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे मूंगफली पूछ ले, मूंगफली, कि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, तो पहले तो हुआ करता था राजस्थान, बट अभी रिसेंट टाइम पर इसे चेंज कर दिया गया है और अब रिसेंट टाइम पर गुजरात आ गया है फर्स्ट नंबर पे।
फर्स्ट नंबर पे गुजरात है मूंगफली में, एंड सेकेंड नंबर में राजस्थान है। राजस्थान है मूंगफली में सेकेंड रैंक पर, ठीक है। तो राजस्थान है सेकेंड रैंक पर एंड गुजरात है फर्स्ट रैंक पर मूंगफली के मामले में, ठीक है, ध्यान रख लेना है। पीली क्रांति संबंधित है, तो भाई पीली क्रांति देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, पीली क्रांति तो देख लो अनाज उत्पादन से, तो भाई अनाज उत्पादन से जो है आपका हरित क्रांति जुड़ा हुआ है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रख लीजिएगा एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, नाथन। और हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ था भाई, तो ये गेहूं की कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए जुड़ा हुआ था, तो गेहूं के उत्पादन से जुड़ा हुआ था और गेहूं के उत्पादन को ये बढ़ावा देता था हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति किसके उत्पादन को, गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देता था हरित क्रांति, इसके लिए ही स्टार्ट किया गया था। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। तो अनाज उत्पादन से हरित क्रांति। तिलहन उत्पादन जो है ये पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। पीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो तिलहन उत्पादन से। दूध उत्पादन से, तो दूध उत्पादन से याद रख लीजिएगा ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है भाई, ऑपरेशन फ्लड ये दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, या फिर इसे ही श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से। और इसके जो फादर ऑफ ये दूध उत्पादन के जो जनक हो जाते हैं वो वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। कौन, तो वर्गीज कुरियन, याद रख लीजिएगा वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन के कौन है, फादर इसके कौन है दूध उत्पादन के भाई, ऑपरेशन फ्लड के, तो वर्गीज कुरियन आपको याद रख लेना है, ठीक है। मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा पीसी कल्चर, मछली उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मछली उत्पादन को क्या, तो पीसी कल्चर कहा जाता है, ध्यान में रख लेना है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है भाई, कपास का औसतन उत्पादन मतलब कि पर हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। क्या पूछा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, ये पूछ रखा है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर पलट गया है। आपसे क्या पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस राज्य में औसतन उत्पादन ज्यादा है कपास का, मतलब कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर ज्यादा होता है, कम भूमि में जो है ज्यादा कपास कहाँ पर बोया जाता है या फिर होता है, ये पूछ रखा है आपसे। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। और यहीं पर आदमी फंस जाते हैं क्वेश्चन में, वो क्या सोचेंगे यार कि कपास तो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है इसीलिए गुजरात लगाकर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि औसतन उत्पादन पूछ लिया है सर्वाधिक। तो औसतन उत्पादन अगर सर्वाधिक पूछ ले तो याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार नहीं, असम नहीं, आंध्र प्रदेश में औसतन उत्पादन जो है वही प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सर्वाधिक है। और अगर यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्पादन सर्वाधिक, तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है गुजरात में। गुजरात में कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है बट दिमाग में रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आंध्र प्रदेश और उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर, तो गुजरात में होता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो देखो यहाँ पर आ गया वही सेम क्वेश्चन, वहां पर क्वेश्चन अलग था, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या कोई नहीं, तो अब रिसेंट टाइम में देखा जाए तो भाई ये गुजरात है। 2019 तक तो महाराष्ट्र था, लेकिन अब जो है रिपोर्ट 2021-22 में जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है गुजरात हो गया है कपास उत्पादन में सबसे टॉप पर। और कपास जो है, कपास भाई ये सबसे टॉप पे आ गया है, अभी गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। और कपास बोई किस मिट्टी में जाती है, तो काली मिट्टी में बोई जाती है कपास, काली मिट्टी। कपास किस मिट्टी में होता है ज्यादा, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है कपास, काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। तो कपास सबसे ज्यादा किस मिट्टी में, काली मिट्टी। और काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है काली मिट्टी सर्वाधिक, ठीक है। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। काला मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। ध्यान में इस बात को जरूर रख लेना है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो फिर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लियो आप लोग। निम्नलिखित राज्यों में किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो देखो यहाँ पर धान की सर्वाधिक उत्पादकता पूछ रखा है भाई कि धान की सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कहाँ पर ज्यादा है, तो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो प्रोडक्टिविटी पूछ ले कि धान का सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ध्यान में रख लेना है कि
प्रोडक्टिविटी जो हो जाता है सबसे ज़्यादा वो पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पर है प्रोडक्टिविटी? तो पंजाब में। और अगर पूछ ले कि धान का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ पर धान की खेती की जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र अगर पूछ ले तो सर्वाधिक क्षेत्र में याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ धान की खेती की जाती है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र है धान की खेती के लिए उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक पैदावार या उत्पादन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक पैदावार, पैदावार सर्वाधिक पैदावार या उत्पादन अगर पूछ ले कि धान का या चावल का पूछ ले तो वेस्ट बंगाल याद रख लीजिएगा। तो तीन टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने के लिए ये काफी है तीन टाइप। तो तीनों टाइप आप लोगों को याद रख लेना है। एक अगर पूछ ले कि धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होता है तो पंजाब याद रख लीजिएगा। अगर पूछ ले कि धान का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है तो उत्तर प्रदेश याद रख लीजिएगा। और सर्वाधिक पैदावार या सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो वेस्ट बंगाल याद रख लीजिएगा। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों तरह मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो तीनों टाइप आपको याद रख लेना है। नहीं तो वहां पूछेगा कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आप लोग लगा के आना यूपी। अगर पूछ लेगा सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है धान का तो उसमें लगा कर आना वेस्ट बंगाल। तो फिर हो गया मामला, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों जो क्वेश्चन मैंने लिखाया है इंपॉर्टेंट मान के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, अदरवाइज फिर यहाँ पे आपके मार्क्स फिर से कटने वाले हैं। भारत में चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताएं। तो भाई चावल का कटोरा क्षेत्र का क्या नाम है बता दो आप लोग। केरल, तमिलनाडु, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये आप लोग तो चावल का कटोरा नॉर्मली आदमी पढ़ के क्या जाता है, ये सब क्वेश्चन तो छोड़ के ही जाता है, बट इस पे ध्यान दे देना है, वहां पूछ लेगा ये। ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप लोग, तो याद करके जाओगे क्या कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो वेस्ट बंगाल में। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो वेस्ट बंगाल में, ये पढ़ के जाओगे। और वहां पर देगा क्वेश्चन क्या, तो भारत में चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताएं। फिर हो गया यहाँ पर खेल आपके लिए। तो याद रख लीजिएगा भारत में चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम क्या है, केरल तमिलनाडु नहीं, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है भारत में चावल के कटोरा क्षेत्र का है। ठीक है, तो भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र कौन सा है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। और अगर चावल में पूछ ले कि टॉप कौन सा है भाई, तो चावल में टॉप है आपका वेस्ट बंगाल। तो आप लोग तो पढ़ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे कि चावल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है और पूछा रहेगा ये वाला कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र वाला, तो बस मामला गड़बड़ होता है यहाँ पर। तो इसलिए जो बता दिया अभी ये भी देख लो अच्छे से। ठीक है, सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो देखो किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो चावल और गेहूं। तो भाई चावल और गेहूं का कैसे होगा, चावल का तो फर्स्ट स्थान वेस्ट बंगाल में है ना भाई। गेहूं का तो आप मान सकते हो कि गेहूं का फर्स्ट स्थान यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन चावल तो वेस्ट बंगाल में है। गेहूं और गन्ना तो बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। गेहूं भी उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है। और ये चावल कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, तो वेस्ट बंगाल याद रख लीजिएगा, टॉप में चावल के लिए है वेस्ट बंगाल। ठीक है, निम्न में कौन सा क्रम तीन बड़ी गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। तो क्या पूछा है, निम्न में कौन सा क्रम तीन बड़ी गेहूं उत्पादन आ, राज्यों की दृष्टि से सही है। तो देखो गेहूं उत्पादन में पूछ लिया है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो याद रख लीजिएगा कि गेहूं उत्पादक अगर पूछ ले भाई कि गेहूं उत्पादक राज्य की दृष्टि से कौन सा टॉप पर है, तो पहले याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। टॉप पे उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आपका पंजाब आता है। तो तीन बड़ी गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से यही तीनों सही है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश में, तब पंजाब में। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं पूछा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप्स, तो कैश क्रॉप्स का में सम्मिलित नहीं है। और कैश क्रॉप्स मतलब कि जो हमें कैश दे भाई, सिंपल से इस तरीके से याद रखो। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है कि जहां से हमें कैश इजिली मिल सकता है। तो कैश क्रॉप्स जिसे बेच के हमको कैश मिले उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखो सम्मिलित नहीं पूछा है, तो गन्ना है, क्या वो कपास है, जूट है, या कोई भी नहीं। तो देखो भाई गन्ना भी एक नकदी फसल है, कपास भी एक नकदी फसल है, जूट भी एक नकदी फसल है। तो सम्मिलित कौन सा है, तीनों के तीनों तो सम्मिलित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों तो यहाँ पर आपके नकदी फसल है, कैश क्रॉप्स हैं, ध्यान में रखिए आप लोग। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो क्या पूछ रखा है,
खरीफ फसल नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं एग्जाम में, तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो खरीफ फसल नहीं है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, खरीफ फसल नहीं है। तो धान, धान तो भाई ये तो खरीफ फसल है आपका। चना, चना आपका खरीफ फसल नहीं है, चना तो आपका रवि फसल है, रवि फसल है चना, ठीक है। तो रवि फसल क्या है, तो चना है आपका रवि फसल। उसके बाद क्या है, मक्का। तो मक्का जो है आपका खरीफ फसल है भाई। तो यहाँ पर कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो चना जो है आपका खरीफ फसल नहीं है, चना जो है आपका रवि फसल है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको फसल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, एक तो रवि क्रॉप, रवि, एक होता है खरीफ, रवि खरीफ, और एक याद रख लीजिएगा जायद, ठीक है। तो ये तीन के तीन फसल आपको याद रख लें, एक तो रवि, एक खरीफ, एक जायद, ठीक है। रवि क्रॉप क्या होता है, ये बोया कब जाता है, तो देखो रवि फसल को बोया कब जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर के मंथ में इसे बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर के मंथ में रवि फसल को बोया जाता है। खरीफ फसल को कब, तो जून से जुलाई के मंथ में खरीफ फसल को बोया जाता है, जून जुलाई के मंथ में खरीफ फसल को बोया जाता है। और जायद फसल को मार्च अप्रैल मंथ में बोया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब बोया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर में रवि क्रॉप को, खरीफ को जून जुलाई में, और जायद को मार्च अप्रैल के टाइम पर बोया जाता है। रवि फसल कब, तो ये सर्दी के टाइम पर इसे बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे तो सर्दी होता है, तो रवि फसल सर्दी के टाइम पर। खरीफ फसल कब भाई, तो जून जुलाई। तो जून जुलाई में आपका क्या रहता है, तो जून जुलाई में आपका रहेगा गर्मी, क्या कहें, बरसात रहेगा। तो वर्षा के मौसम में इसे बोया जाएगा, वर्षा के मौसम में। और मार्च अप्रैल में तो भाई गर्मी होती है ना, तो जायद फसल जो है गर्मी के टाइम पर बोया जाता है, गर्मी के टाइम पर बोया जाता है। तो ये सभी बात आप लोगों के ध्यान में रह गए। अब पूछ ले अगर आपसे कि एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो रवि फसल का याद रख लीजिएगा, जैसे कि आपके गेहूं हो जाते हैं, गेहूं ये रवि फसल के एग्जाम्पल हैं, गेहूं। उसके बाद याद रख लेना जौ, जो आपके ठंडे के दिन में होते हैं, जौ, मटर, चना, आलू, गाजर, मूली, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है भाई, तो ये सभी रवि फसल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखना बेहद जरूरी है। खरीफ फसल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे याद रख लो आप लोग, धान हो गया, धान चावल, ये खरीफ फसल में। मक्का हो गया, मक्का। और धान के बारे में एक बात याद रख लेना, कि धान को ना 100 डिग्री, मतलब 100 कहता हूँ यार, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा का जरूरत होता है धान का खेती के लिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होना चाहिए, और 25 से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होना चाहिए, और 25 से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तभी धान का खेती पॉसिबल होता है। तो धान के लिए एक बात जरूर याद रख लेंगे कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा और 25 से ज़्यादा इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, तभी धान की खेती पॉसिबल होती है, संभव होती है। ध्यान में रख लेना इस बात को, और इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो देखो खरीफ के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, आपके धान बाजरा आपका खरीफ का एग्जाम्पल है, ज्वार आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कपास दे दो, कपास। उसके बाद मूंगफली दे दो भाई, मूंगफली, मूंगफली। उसके बाद अरहर भी आपकी खरीफ का एग्जाम्पल है। जायद में क्या क्या आएगा, तो देख लो गर्मी के टाइम पर क्या आएगा, खरबूज, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तोरई, ये सभी क्या है, तो ये सभी जायद के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो आई होप कि अब इससे आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से डील कर लोगे। किन महीना में रवि फसल की बुआई की जाती है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है यहाँ आपसे, कि रवि फसल की बुआई किस मंथ में की जाती है, तो मार्च अप्रैल जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, या फिर कोई नहीं। तो रवि फसल अभी मैंने बताया आपसे, अक्टूबर से नवंबर के मंथ में, मतलब कि सर्दी के टाइम पर इसकी बुआई की जाती है भाई। तो सर्दी के टाइम पर इसकी बुआई की जाती है। जून जुलाई में तो अभी मैंने डिस्कस कराया आपसे, खरीफ क्रॉप की बुआई करी जाती है। एंड मार्च अप्रैल में तो जायद फसल की बुआई करी जाती है ना भाई, मार्च अप्रैल में जायद, गर्मी के टाइम पर। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, तो भाई एग्जांपल इसको याद रख लेना। गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, या फिर कोई भी नहीं। तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। और विटामिन ए जो है भाई, ये आंखों के लिए अच्छा होता है, किसके लिए, तो आंखों के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए, ठीक है, आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछ ले, तो रेटिनोल याद रख लेना है, रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। इसकी विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफ्थेल्मिया रोग देखने को मिलता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी डिजीज एंड जेरोफ्थेल्मिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स अगर पूछ ले, तो कैरेट जो है, गाजर जो है, विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स हो जाता है, स्रोत हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी जो है भाई,
ये देखो विटामिन बी की वजह से जो है मुंह में छाले जो आते हैं, तो विटामिन बी की कमी से आ जाता है मुंह में छाले जो पड़ते हैं, वो विटामिन बी की कमी से हो जाता है मुंह में छाले। तो अगर विटामिन बी की कमी है तो मुंह में छाला आएगा, तो विटामिन बी वाला चीज़ खाइए, आपका सही हो जाएगा। अच्छा एक बात विटामिन ए से ये याद रख लीजिएगा कि विटामिन ए अगर आप लोग ठीक ढंग से लेते हो ना, तो आपका एज जो है कम दिखता है। ठीक है, अगर मान लो आप 40 साल के हो और डेली आप एक एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल में विटामिन ए होता है। तो डेली डेली अगर आप एक एप्पल खाते हो, तो आपका एज जो है अगर 40 का है तो वो 30 ही दिखेगा, अगर आपका एज 50 का है तो वो 40 ही दिखेगा, मतलब आपका ये एज को कम दिखाता है। ठीक है, तो विटामिन ए अगर सही ढंग से लेते हो तो आपका एज पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है, मतलब आप यंग दिखते हो, जवान दिखते हो भाई। ठीक है, विटामिन के से याद रख लीजिएगा, विटामिन के ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा, ध्यान में रख लीजिएगा, और ये सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच अच्छे से नहीं है, ये पूछ रखा है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, तो बिल्कुल देखो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो कर्नाटक है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर, तो कर्नाटक में, तो बिल्कुल सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, तो भाई आलू के लिए तो मध्य प्रदेश नहीं है, आलू के लिए यहाँ पर ये मामला यहाँ पर गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, और आलू के लिए मध्य प्रदेश नहीं है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। आलू के लिए क्या है, तो उत्तर प्रदेश याद रख लीजिएगा, आलू के लिए यूपी है। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, तो बिल्कुल कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, आलू के लिए जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश नहीं यूपी होगा, ध्यान में रखना है। देश का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन बना है, तो देखो ये आपके जो है करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो देश का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन बना है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि देश का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य अब चेंज हो चुका है, और भाई अब ये केरल बना है क्या, तो भाई केरल नहीं, केरल को पछाड़कर अब जो है मिजोरम बन चुका है साक्षरता वाला पहला राज्य, 98.20% के साथ, 98.98.20 लिटरेसी रेट के साथ जो है मिजोरम जो है पहला जो है साक्षर लिटरेसी रेट में बन चुका है। ठीक है, जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो जूट उत्पादन में देखो बिहार का क्या है, पहला है, दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है जूट उत्पादन से। पहला अगर पूछ ले जूट उत्पादन में तो वेस्ट बंगाल हो जाता है। जूट को ही सुनहरा रेशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। और जूट को भाई पटसन के भी नाम से जाना जाता है, क्या, तो जूट को ही पटसन के भी नाम से जानते हो, पटसन, इसका बोरा भी बनाया जाता है, और सुनहरा रेशा इसे कहते हैं। और फर्स्ट में वेस्ट बंगाल है, सेकंड में आपका बिहार आता है। ठीक है, जूट के मामले में। और अगर बिहार में भी पूछ ले कि बिहार में सबसे टॉप पर कौन है, तो पूर्णिया, 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 बिहार में भी टॉप कौन है, तो पूर्णिया, ध्यान में रख लीजिएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा भाई उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल यही करेक्ट है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, गन्ना। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश में, और चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को ही कहते हो। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पीएम कुसुम योजना, तो पीएम कुसुम योजना का क्या है बताओ तो आप लोग। सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ये नहीं है भाई। ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, तो ये भी नहीं है। भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, ये भी नहीं है। फूलों की खेती तो भाई ये फ्लोरिकल्चर से आपका रिलेटेड हो जाता है ना, तो ये भी नहीं है। तो एक्चुअली इसका है क्या, आपसे अगर पूछ ले कि पीएम कुसुम योजना क्या है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि किसान को सोलर पैनल पर निर्भर करना। क्या करना, तो किसानों को सोलर पैनल पर निर्भर करना, ये मेनली कुसुम योजना का उद्देश्य है, किसानों को सोलर पैनल पर निर्भर करना, ध्यान में रख लीजिएगा। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में कौन सा कॉफी का क्षेत्र नहीं है, ये पूछ रखा है आपसे। तो चिकमंगलूर, चिकमंगलूर तो भाई ये कर्नाटक में है। कुर्ग, तो कुर्ग भी कर्नाटक में है। बाबा बुदुनगिरी, तो ये भी कर्नाटक में है। तो यहाँ पर कोई नहीं, देखो सभी के सभी ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी के सभी चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी सभी के सभी कर्नाटक में है, और ये कॉफी के लिए जाने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं पूछा था इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, तो व्यापारिक कौन सा फसल नहीं है, गन्ना, कपास, केला, एक से अधिक। तो देखो गन्ना भी एक व्यापारिक फसल है भाई, कपास भी एक व्यापारिक फसल है, केला भी एक व्यापारिक फसल है। तो यहाँ पर सभी के सभी व्यापारिक फसल है। यहाँ पर क्या पूछा है, तो कौन नहीं पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई भी नहीं।
क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी नहीं, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी व्यापारिक फसल है। गन्ना भी व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है, केला भी व्यापारिक फसल है। तो कोई भी नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर सभी के सभी जो दिख रहे हैं ऑप्शन सभी के सभी व्यापारिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप है, ध्यान में रख लियो आप लोग। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाला संस्था है। तो याद रख लीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा अटल भूजल जो स्कीम है वो कब स्टार्ट किया गया है, तो अटल भूजल स्कीम। तो पहले बात यही याद रख लेना कि अटल भूजल स्कीम जो स्टार्ट किया गया है ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया है। कब, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटल भूजल स्कीम कब स्टार्ट किया गया है, तो 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल स्कीम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। इसका स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाला कौन सा संस्था है, तो देखो सहायता जो उपलब्ध कराता है वो विश्व बैंक। तो बिल्कुल ये विश्व बैंक जो है भाई ये सहायता उपलब्ध कराता है। और देखो विश्व बैंक या फिर आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड जो होता है, ये सभी क्या करते हैं, तो ये जितने भी आपके देश होते हैं उसको ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। और पैसा देने के बाद जो है फिर ये लोग अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैसा दे देंगे और उसे छोड़ देंगे। जैसे कि मान लो कि अगर ये पैसा दे देते हैं किसी को, किसी भी देश को ना, तो ये लोग फिर उससे उसे अपने अकॉर्डिंग चलने को कहेंगे। जो ये कहेंगे वही बात उस देश को भी मानना पड़ेगा। फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से वो देश नहीं चल सकता है, वो अपना वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो उस देश को नहीं चला सकता है। जैसा ये वर्ल्ड बैंक कहेगा या फिर आईएमएफ कहेगा वैसा ही उस देश को चलना पड़ेगा। मान लो कि अभी पाकिस्तान के साथ वो हाल है, वो उन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया हुआ है तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो अपने देश को नहीं चला सकेगा। जो वर्ल्ड बैंक कहेगा वही पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। अभी इस हाल में है पाकिस्तान, ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये सभी बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये लोग मतलब विश्व बैंक क्या करते हैं, तो अपने तरफ से लोन मतलब दे देंगे लोन, बट क्या करेंगे, तो वो अपना एक नौकर बना लेते हैं, बस जो कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। यही तो बात है वर्ल्ड बैंक का। तो वही देखो जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसे देख लीजिए, और इसे करने के बाद फिर आप लोग जा करके मॉक टेस्ट लगा लेना, टेस्ट सीरीज में लगा लेना, या फिर किसी और भी टीचर का देख लेना भाई। उसके बाद अगर आपके सॉल्व नहीं हो आंसर, तो उसके बाद फिर आगे मुझे कह देना कि यार क्या पढ़ाते हो, सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो आकर मुझे डायरेक्ट कह सकते हो आप लोग कमेंट में। तो इसीलिए एक बार पढ़ लो और जाकर के चेक कर लो, अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप लोग फिर आकर मुझे कहिए। ठीक है, तो बट मेरा पूरा इसमें फेथ है कि आपका जितना भी मैंने पढ़ाया है सभी आप लोगों को मैंने बेस्ट दिया है, और ये कर लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो में और दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।